आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट देखिए आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करवा दीजिए क्वेश्चन पेपर। देखिए आपके डिमांड पर मैं लेके आया हूँ ये मूल्यपरक शिक्षा बीईडीएसबी 101 का दिसंबर एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर। तो 2025 का कंप्लीट मैं सॉल्व करवाऊंगा। सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं बीईडीएसबी 101 का। और ये है आपका दिसंबर एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर, मतलब कि आपके एग्जाम से कुछ ही मंथ पहले का है ना। तो कंप्लीट इसको सॉल्व करवाया है मैंने यहाँ पर। 3 घंटे का आपका इस एग्जाम होगा और इसके जो अधिकतम मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है। भारतीय समाज की विकृतियां क्या है, चर्चा कीजिए। अथवा शिक्षा देखो इसमें क्या है कि 2 क्वेश्चन यानी कि 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। और इनमें सभी क्वेश्चन का और दिया हुआ है। या तो आप इस क्वेश्चन को बनाओ या फिर अथवा वाला क्वेश्चन को बनाओ और वाला। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा क्वेश्चन को बना रहे हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है सतत विकास क्या है, सतत विकास के शिक्षा के लिए शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं बना रहे हैं तो अथवा वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। ये भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद क्या है, सांस्कृतिक रूप से बहुलवादी समाज में रहने की चुनौतियों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो ये सभी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। कितने मार्क्स वाले? 20 मार्क्स वाले। तो देखिए मैंने एक कंप्लीट मोस्ट मेरे क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें से आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो देख चुके हैं। तो उनमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और बुक रिवीजन वाला भी वीडियो बीईडीएसबी 101 का बुक रिवीजन वाला वीडियो भी आप लोग को जरूर देखना है। आचरण के सिद्धांत क्या है, चर्चा कीजिए। अगर आप इसका जवाब नहीं देना था तो अथवा का जवाब देंगे। व्यक्तित्व विकारों से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व विकारों के प्रकारों का की व्याख्या कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स संघर्ष क्या है, संघर्ष के कारणों की व्याख्या कीजिए 4 नंबर में। या फिर अथवा में है समायोजन विकार क्या है, समायोजित बच्चों की सहायता संभालने के लिए रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। 5वां नंबर में है उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके माध्यम से घर पर मूल्यों का विकास किया जाता है। अथवा मूल्य विकास में माता पिता और समुदाय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये सब क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत समाज की विकृतियां क्या है, यही क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए भारत समाज की विकृतियां क्या है ना, यही क्वेश्चन है ना। तो इसी का कंप्लीट सॉल्व है। और देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन आंसर समझने से पहले मूल्यपरक शिक्षा के बारे में समझना है। देखो मूल्यपरक शिक्षा वो शिक्षा होता है जो हमारे संस्कारों में दिखता है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर हमें डिसिप्लिन में बात करना नहीं आता है, कोई सामने बैठा हो उनसे सही से बात करने नहीं आता है, बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि पढ़ लिख कर उनका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिख कर भी गधे जैसा काम कर रहे हैं, अनपढ़ गँवार जैसा काम कर रहे हैं, तो वो कोई फायदा नहीं। तो पढ़ लिख कर उनका सही उपयोग करना, शिक्षा का सही उपयोग करना, शिक्षा का इम्पोर्टेंस देना, ये मूल्यपरक शिक्षा होता है। समझ में आ गया? तो इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है वो फुल वीडियो में। फर्स्ट जो अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, हिंदी का, इंग्लिश का, दोनों का मैंने बनाया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स ये नोट्स आप परचेज़ भी कर सकते हो व्हाट्सएप से, समझ में आ गया? तो ये सभी इसमें जो भी आपको सॉल्व पीवाईक्यू मिलेंगे ना, ये व्हाट्सएप से परचेज़ कर सकते हो। प्रश्न नंबर 1, भारतीय समाज की विकृतियाँ क्या है? विकृतियाँ मतलब होता है बुराइयाँ, है ना, कठिनाइयाँ, समाज में क्या-क्या समस्याएँ। तो विकृतियाँ, समस्याएँ, बुराइयाँ, ये सब चीज़ों को बताते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। भारतीय समाज एक प्राचीन सांस्कृतिक और विविधताओं से भरा समाज है, क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग धर्म, विभिन्न भाषाएं, जातियां और संस्कृतियां पाई जाती है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन का आंसर दिया गया ना, बहुत ही इजी लैंग्वेज, मतलब कि आंसर जब पढ़ेंगे ना, आंसर पढ़ते ही आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं होगा कि भाई कहाँ क्या है। क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिया गया है, तो भाई सिर्फ पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हालांकि भारतीय समाज ने शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी अनेक सामाजिक विकृतियां आज भी समाज के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। जैसे कि जाति व्यवस्था, ये भी बाधा उत्पन्न कर रही है, ये भी विकृतियां हैं। तो जाति व्यवस्था में क्या है
कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे पुरानी सामाजिक विकृतियों में से एक है। जातिगत भेदभाव सामाजिक समानता और भाईचारे की भावना को कमजोर करता है। ठीक है? और निम्न जातियों के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जाति जाति प्रथा से, जातिवाद से इसमें भेदभाव होता है कि तुम अलग जात के हो, हम अलग जात के हैं, ये बात, वो बात। तो ये भी सामाजिक क्या विकृतियाँ हैं। पढ़ लिख कर हमें ये जाति-पाति नहीं करना चाहिए। हर किसी का सम्मान करना चाहिए, हर जात को समान भावना से देखना चाहिए। दूसरा भाई आपका विकृतियाँ दहेज प्रथा का। क्या विकृतियाँ हैं? दहेज प्रथा का। दहेज प्रथा एक गंभीर सामाजिक बुराई है। विवाह के समय वधु पक्ष से धन और संपत्ति की मांग की जाती है। दहेज प्रथा में क्या होता है, जो लड़कियां जिससे शादी होती है ना, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, उनसे शादी के टाइम में ही ना उनसे दहेज मांगा जाता है। तो ये दहेज प्रथा भी कहीं ना कहीं सामाजिक क्या है, कुरीतियां है। समाज में अराजकता फैलाती है ये। ठीक है, मान लो कोई गरीब है, उनके पास नहीं है, तो लोग उन्हें दहेज नहीं दे पाते हैं। तो दहेज, बिना दहेज का शादी करने के बाद बहुत ही अत्याचार करते हैं बहू के साथ। ठीक है? और उनके परिवार आर्थिक बोझ से नीचे दब जाते हैं तथा महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न की घटनाएं इसमें बढ़ जाती है। अगला है भारत की सामाजिक कुरीतियां में से लैंगिक असमानता। भारतीय समाज में महिलाओं को कई बार पुरुषों की तुलना में कम अवसर प्राप्त होते हैं कि नहीं? कहते हैं कि तुम औरत हो, तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकते हो, ये बात, वो बात, है ना? उनको शिक्षा, रोजगार, सामाजिक अधिकारों में असमानता देखने को मिलती है। उनको ज्यादा भाग, मतलब जितना काम लड़का कर सकते हो उतना लड़की को नहीं दिया जाता है छूट, है ना? यह स्थिति महिलाओं के विकास में बहुत ही बाधा उत्पन्न करती है। अगर इस तरह से करेंगे, क्या महिला आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी ना। यही बात है। आगे है बाल विवाह। बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास को प्रभावित करता है। कम उम्र में विवाह होने से विशेष रूप से लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर नकारात्मक क्या पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। तो ना ही उसके स्वास्थ्य सही होते हैं और ना ही वो पढ़ाई कर पाते हैं। मतलब बाल विवाह होने के मतलब बचपन में ही शादी होने पर, ठीक है? सो बाल विवाह भी बहुत गलत साबित होता है। अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव कानूनी रूप से समाप्त होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में आज भी अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है। यह सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। भारतीय समाज इन विकृतियों को दूर करने के लिए शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, कानून सुधार एवं जन सहभागिता आवश्यक है। इन बुराइयों को समाप्त करके ही एक समानतापूर्ण, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। शिक्षा में लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो ये और है, क्वेश्चन नंबर 1 कहीं और है, तो इसको मैंने 2 लिखा। माने 5 क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन बनाया और ये और को मैंने सेकंड नंबर दिया, ठीक है? इसीलिए शिक्षा में लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि इस जीवन जीने का तरीका है। क्या है भाई? लोकतंत्र एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि यह जीवन जीने की का एक तरीका भी है। शिक्षा में लोकतंत्र का अर्थ ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जो जिसमें सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिलते हैं। दूसरा, समान अवसर का सिद्धांत। लोकतांत्रिक शिक्षा सभी विद्यार्थियों को जाति, धर्म, लिंग, भाषा और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बिना शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इससे समाज में समानता का भावना विकसित होती है। दूसरा, स्वतंत्रता विचारों का विकास। लोकतांत्रिक शिक्षा विद्यार्थियों को अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर देती है। इससे उनमें आत्मविश्वास तथा आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता विकसित होती है। थर्ड है आपका सहभागिता की भावना। इस व्यवस्था में विद्यार्थियों को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों और निर्णयों में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। इससे उनमें जिम्मेदारी और नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। सहिष्णुता और सम्मान। लोकतांत्रिक शिक्षा विभिन्न विचारों, संस्कृतियों और मान्यताओं का सम्मान करना सिखाती है। इससे सामाजिक सद्भाव और आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। अधिकार और कर्तव्यों की समझ। यह शिक्षा विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। वे समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। छठा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा।
लोकतांत्रिक शिक्षा कमजोर और वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। इससे सामाजिक और समानताओं को कम करने में सहायता मिलती है। अच्छे नागरिकों का निर्माण। लोकतांत्रिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो जागरूक, उत्तरदायी, सहिष्णु और राष्ट्रपति के प्रति समर्पित हो। लोकतंत्र न केवल व्यक्ति के विकास में सहायक है, बल्कि एक मजबूत और स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, सतत विकास क्या है? सतत विकास के लिए शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। सतत विकास मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने बताया था, ठीक है? उसमें बताया था मैंने। तो यहाँ पे भी पूछा, थोड़ा घुमा लिया गया है कि कह रहे हैं सतत विकास क्या है? सतत विकास के लिए अगर शिक्षा की बात करें, ये क्यों जोड़ी है? देखिए, घुमा लिया थोड़ा। तो सतत विकास का अर्थ एक ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित ना करे। मतलब नहीं समझे? कुल मिला के बात ये है, सतत विकास वो कहता है कि अभी आप वर्तमान में जो भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, उसको इस तरह से उपयोग ना करें, आने वाले हमारे जनरेशन जो भी हो, पीढ़ी हो, इन पीढ़ी को हमारे वजह से कोई नुकसान हो। हम अत्यधिक वन की कटाई करेंगे, अत्यधिक हम भूमि का भूमि बर्बाद करेंगे, अत्यधिक पानी बर्बाद करेंगे, प्राकृतिक संसाधन बर्बाद करेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत ही नुकसान पहुँचेगा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है? तो हम तो एन्जॉय कर लेंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, वो बहुत ही उसको मुश्किल होगा जीना। इसीलिए प्राकृतिक संसाधन का सही उपयोग करना, प्रेजेंट में अगर सही करेंगे तभी हम फ्यूचर में उन लोगों के लिए छोड़ पाएँगे। पर्यावरण के प्रति क्या है, इसके लिए हम क्या ज़रूरी है भाई? यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके लिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा लोगों को क्या करते हैं, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, है ना? प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग तथा प्रदूषण नियंत्रित के प्रति जागरूक बनाती है। कौन बनाती है? शिक्षा। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो उसको पता ही नहीं रहेगा पर्यावरण क्या है, नहीं है, ठीक? और दूसरा है क्या? जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण। शिक्षा व्यक्तियों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है, जिससे वे समाज और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हैं। संसाधनों का उचित उपयोग। शिक्षा लोगों को जल, ऊर्जा, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना सिखाती है। ठीक। चौथा है सामाजिक समानता को बढ़ावा। तो शिक्षा क्या करते हैं भाई? शिक्षा सामाजिक असमानताओं को कम करने तथा सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करने में सहायता करती है। सतत जीवन शैली का विकास। शिक्षा लोगों को ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है जो पर्यावरण के अनुकूल और दीर्घकालिक विकास के लिए अब लाभदायक हो। और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से ही जागरूक, जिम्मेदार और पर्यावरण संवेदनशील समाज का निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत में कहाँ भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद क्या है? सांस्कृतिक रूप से बहुलवादी समाज में रहने की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएं, जातियां, परंपराएं और जीवन शैलियां पाई जाती है। इस विविधता के साथ एक ही समाज में मिलजुल कर रहने की व्यवस्था को सांस्कृतिक बहुलवाद कहा जाता है। सांस्कृतिक बहुलवाद में विभिन्न समूह अपनी अलग पहचान बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखते हैं। भारत इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, लेकिन इतनी विविधता के साथ रहने में कई चुनौतियां भी सामने आती है। पहला, भाषाई विविधता की चुनौती। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। कई बार भाषा के अंतर के कारण संचार और आपसी समझ में कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है। धार्मिक भेदभाव, मतभेद, धार्मिक मतभेद। तो विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के कारण कई बार विचारों में टकराव उत्पन्न हो जा सकता है। धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। थर्ड है सांस्कृतिक संघर्ष। अलग-अलग समुदायों की परंपराएं, रीति-रिवाज और जीवन शैली भिन्न होती है। इन भिन्नताओं के कारण कभी-कभी सामाजिक तनाव क्या होता है, पैदा हो जाता है। जाति एवं सामाजिक भेदभाव। बहुलवादी समाज में कुछ समूहों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव की भावना भी देखने को मिलती है, जो सामाजिक एकता को कमजोर करती है।
अगला, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। विविधताओं के बीच सभी नागरिकों में राष्ट्रीय एकता और समान नागरिकता की भावना विकसित करना एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है आपका समान अवसर सुनिश्चित करना। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा, रोजगार, विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना बहुलवादी समाज के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सांस्कृतिक बहुलवाद भारत की शक्ति है, लेकिन इसकी सफलता के लिए सहिष्णुता, आपसी सम्मान, समानता और सामाजिक सद्भाव आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, आचरण के सिद्धांत क्या है? चर्चा कीजिए। आचरण के सिद्धांत की अगर बात करें, तो आचरण के सिद्धांत वे नैतिक और सामाजिक नियम हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। ये सिद्धांत व्यक्ति को सही और गलत में अंतर समझने तथा समाज में जिम्मेदारी पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। एक सभ्य और आदर्श समाज के निर्माण में इन सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला सत्य का सिद्धांत। सत्य का सिद्धांत कहता है कि सत्य बोलना और ईमानदारी का पालन करना अच्छे आचरण का क्या है? आधार माना जाता है। इससे विश्वास और नैतिकता का विकास होता है। दूसरा, अहिंसा का सिद्धांत। तो इस अहिंसा का सिद्धांत क्या कहता है भाई? कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या फिर मानसिक हानि ना पहुंचाना अहिंसा का मूल भाव होता है ना? तो अहिंसा का क्या सिद्धांत कहता है? किसी को कोई भी हानि ना पहुंचाना, सबसे प्रेम पूर्वक बात करना। यह हमेशा शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है। न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? न्याय का सिद्धांत सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना न्याय का प्रमुख तत्व है। इससे समाज में समानता और विश्वास स्थापित होता है। सहिष्णुता का सिद्धांत दूसरों के विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करना सहिष्णुता कहलाता है। यह सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में सहायता करता है। पांचवा, सहयोग का सिद्धांत व्यक्ति को समाज में व्यक्ति को समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। सहयोग से सामूहिक विकास और सामाजिक एकता मजबूत होती है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत हर व्यक्ति को अपने कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। इससे अनुशासन और सामाजिक विश्वास का निर्माण होता है। आचरण के सिद्धांत व्यक्ति के चरित्र निर्माण, सामाजिक व्यवस्था तथा नैतिक जीवन के आधार है। इनके पालन से एक आदर्श, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव होता है। व्यक्तित्व विकारों से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व विकारों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व विकार ऐसे मानसिक और व्यवहारिक विकार हैं जिनमें व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके सामान्य व्यक्तियों से भिन्न हो जाते हैं। ये व्यवहार लंबे समय तक बने रहते हैं और व्यक्ति के सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यावसायिक जीवन को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व विकारों के कारण व्यक्ति को दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने और सामान्य जीवन जीने में कठिनाई होती है। पैरानॉइड व्यक्तित्व विकार इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं करता। उसे हमेशा संदेह रहता है कि लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। स्किज़ॉइड व्यक्तित्व विकार तो ये स्किज़ॉइड व्यक्तित्व विकार क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति सामाजिक संबंधों से दूरी बनाए रखते हैं। अ, वे अकेले रहना पसंद करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। और तीसरा है असामाजिक व्यक्तित्व विकार। इस विकार में व्यक्ति सामाजिक नियमों और दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा करता है। उसमें अपराध बोध और जिम्मेदारी की भावना कम होती है। बॉर्डर लाइन व्यक्तित्व विकार इस विकार में व्यक्ति की भावनाएं और संबंध अस्थिर होते हैं। उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है और वह भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील होता है। और पांचवा है आपका विकार नॉर्सिसिटिक नॉर्सिसिस्टिक व्यक्तित्व विकार। इसमें क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति स्वयं को क्या करते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं। उन्हें अत्यधिक प्रशंसा की आवश्यकता होती है तथा वे दूसरों की भावनाओं को कम महत्व देते हैं। तो व्यक्तित्व विकार व्यक्ति के व्यवहार और संबंधों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं।
समय पर पहचान और उचित परामर्श द्वारा इन समस्याओं को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्या है 7 नंबर में? देखिए, संघर्ष क्या है? संघर्ष के कारणों का स्पष्ट कीजिए। तो संघर्ष की बात करें तो संघर्ष एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या फिर समूह अपने हितों, लक्ष्यों, विचारों या फिर संसाधनों को लेकर एक दूसरे का विरोध करते हैं। संघर्ष समाज का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन अत्यधिक संघर्ष सामाजिक असंतुलन और तनाव का कारण बन सकता है। हितों का टकराव। जब 2 या 2 से अधिक जब 2 व्यक्तियों या फिर समूहों के हित एक दूसरे से टकराती है, तब संघर्ष उत्पन्न होता है। ठीक, दूसरा है संसाधनों की कमी। भूमि, धन, रोजगार और अन्य संसाधनों की सीमित उपलब्धता लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को जन्म देती है। विचारों के मूल्यों में अंतर। विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के विचार, विश्वास तथा मूल्य अलग-अलग होते हैं। ये अंतर कई बार संघर्ष का क्या करते हैं? कारण बनते हैं। अगला सामाजिक असमानता। जाति, वर्ग, लिंग तथा आर्थिक असमानता के कारण समाज में तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है संचार की कमी। गलतफहमियां और संवाद की कमी अक्सर व्यक्तियों और समूहों के बीच विवाद को बढ़ा देती है। छठा है सत्ता और अधिकार की इच्छा। शक्ति, प्रतिष्ठा, नियंत्रण प्राप्त करने की इच्छा भी संघर्ष को क्या करती है? जन्म देती है। सातवां है आपका सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताएं। धर्म, भाषा और संस्कृति में अंतर होने के कारण भी कई बार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। संघर्ष सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सहयोग, संवाद और सहिष्णुता के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है समायोजन विकार क्या है और कुसमायोजित बच्चों की सहायता संभालने के लिए रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। आंसर है आपका समायोजन विकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी तनावपूर्ण घटना या फिर जीवन में आए परिवर्तन के साथ स्वयं को सही ढंग से समायोजित नहीं कर पाता है ना, समायोजित नहीं कर पाता है। इसका प्रभाव विशेष रूप से बच्चों के व्यवहार, भावना और पढ़ाई पर पड़ता है। ऐसे बच्चों को कुसमायोजित कहा जाता है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। कुछ समायोजित बच्चों के साथ प्रेम, धैर्य और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। इससे उनमें सुरक्षा और विश्वास की भावना विकसित होती है। परामर्श और मार्गदर्शन। बच्चों की समस्याओं को समझकर उन्हें उचित परामर्श मतलब सलाह देना चाहिए। इससे उनकी भावनात्मक परेशानियां क्या होती है? कम होती है। तीसरा सकारात्मक वातावरण और सकारात्मक वातावरण प्रदान करना। घर और विद्यालय में शांत, सहयोगपूर्ण और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट, आत्मविश्वास का विकास। बच्चों को उनकी दक्षताओं के अनुसार कार्य करने के अवसर देने चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास विकसित हो सके। नेक्स्ट है अभिभावक और शिक्षक का सहयोग। बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए माता-पिता और शिक्षकों को मिलकर कार्य करना चाहिए। छठा, खेल और रचनात्मक गतिविधियां। बच्चों को खेल, कला, संगीत और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे उनका मानसिक तनाव कम होता है और समायोजित क्षमता बढ़ती है। समायोजन विकार से ग्रस्त बच्चों को उचित मार्गदर्शन, सहयोग और सकारात्मक वातावरण प्रदान करके उनके स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास में सहायता की जा सकती है। उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके माध्यम से घर पर मूल्यों का विकास किया जा सकता है। घर बच्चे की पहली पाठशाला होता है और माता-पिता उसके प्रथम शिक्षक होते हैं। घर का वातावरण, पारिवारिक संबंध और दैनिक व्यवहार बच्चों के मूल निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से पहला आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चे अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों का अनुकरण
मतलब फ़ॉलो करते हैं, उनके बारे में उनको देखते हैं और उन्हीं उन्हीं जैसा करने लगते हैं। इसलिए बड़ों को सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन का पालन करना चाहिए। मतलब उनके सामने जब बड़े कुछ भी करें, तो अच्छा करें ताकि बच्चे को अच्छा इफ़ेक्ट पड़े उससे। नैतिक शिक्षा उसे देना चाहिए बच्चों को। बच्चों को सत्य के बारे में, अहिंसा, सहयोग और सम्मान जैसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा ही दी जानी चाहिए। तीसरा है प्रेम और स्नेहपूर्ण वातावरण। घर की सकारात्मक वातावरण बच्चों में सुरक्षा, अविश्वास और संवेदनशीलता का विकास करता है। चौथा, अनुशासन की भावना विकसित करना। नियमित दिनचर्या और जिम्मेदारियों का पालन करने वाले से आत्मनियंत्रण और कर्तनिष्ठा विकसित होती है। पांचवा, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां। धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने से बच्चों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। सो परिवार बच्चों के मूल्य निर्माण का सबसे महत्व क्या प्रभावशाली माध्यम है और उनके व्यक्तित्व विकास की मजबूत नींव रखता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें। मूल्य विकास में माता पिता और समुदाय की भूमिका का व्याख्या कीजिए। तो मूल्य विकास समझ चुके हैं क्या होता है मूल्य विकास। मूल्य व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और सामाजिक जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। बच्चों में इन मूल्यों के विकास में माता-पिता और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रथम शिक्षक के रूप में माता-पिता। माता-पिता बच्चों को प्रारंभिक जीवन में अच्छे-बुरे का ज्ञान कराते हैं। ठीक है? सबसे पहले माँ ही बाप माता-पिता ही कराते हैं और उनके व्यक्तित्व की नींव भी रखते हैं। ठीक, आदर्श प्रस्तुत करना। बच्चे अपने माता-पिता के व्यवहार से सीखते हैं। इसलिए माता-पिता का आचरण बच्चों के मूल्य विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। तीसरा, प्रेम और मार्गदर्शन। माता-पिता बच्चों को उचित मार्गदर्शन देकर उनमें आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और नैतिकता का विकास करते हैं। चौथा है समुदाय द्वारा सामाजिक मूल्य प्रदान करना। समुदाय बच्चों को सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों की शिक्षा देता है। पांचवा, सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण। समुदाय विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विधियों के माध्यम से बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। आदर्श नागरिक निर्माण। माता-पिता और समुदाय मिलकर बच्चों में नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करते हैं, जिससे वे जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। तो मूल्य विकास की प्रक्रिया अ, में परिवार और समुदाय दोनों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट होता है। तो देखिए इसमें आप ये नहीं सोचना कि मैंने समझाया, मैं बस यहाँ पर रीड ही कर लिया हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर समझाया नहीं। और ये मैंने रीड इसलिए किया क्योंकि इसका ना कंप्लीट मैंने जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन सभी का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया और बहुत ही सुपर समझाया है। इसलिए मैंने इसमें पढ़ा है, सिर्फ़ समझाया नहीं है। सिर्फ़ क्या किया है, मैंने पढ़ा है। तो आप लोग देखिए ये पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हो व्हाट्सएप से। सो ये व्हाट्सएप से ले लीजिए, ठीक है? ये तो आप लोगों का ही डिमांड था कि सर पीवाई को सॉल्व करके ना क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाइए, तो सर मैंने बना दिया। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए पीडीएफ से ले लीजिए, परचेज़ कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय। बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।